नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन छात्राओं के लिए जो छात्राएं यूपी SSC की भर्ती एएनएम की तैयारी कर रही हैं। वे सभी छात्राएं चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकती हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रही हैं। यूपी SSC से आपको पता हो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने एक बड़ी वैकेंसी आई थी 5272 पदों की। उसके लिए ये एक बेस्ट बुक जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूपी SSC एएनएम भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लेवल होता है उस हिसाब के इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं और इसमें 25 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न इस पुस्तक में है और 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है और पूरी उनकी व्याख्या भी दी गई है। इसमें एक सॉल्व पेपर भी है ताकि आप देख सकें किस प्रकार का जो पेपर है वो एएनएम भर्ती का आता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं प्रश्न लिखे हुए हैं, नीचे यहाँ पर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे और आंसर के बाद में नीचे यहाँ पर ये विस्तृत व्याख्या। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहती हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के वहां से भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए बात पहले एएनएम की ही कर लेते हैं। जब एएनएम की बात हो रही है तो यूपी SSC एएनएम एग्जाम के बारे में तो मैंने बताया था कि अभी एएनएम का एग्जाम कम से कम 4 से 5 महीने नहीं होना है। अभी जो पहले विज्ञापन जारी हुए थे कि जो छोटी भर्तियां थी उनकी परीक्षाएं पहले होंगी और कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी वो भी मैं आपको बता चुका हूं। एएनएम भर्ती में जो आवेदन हुए हैं टोटल अब तक वो 44,999। तो इस बार आवेदन ज़्यादा हुए हैं लेकिन पद भी ठीक है। 44,999 आवेदन प्राप्त हुए हैं, आरटीआई के द्वारा ये जानकारी मिली है। लेकिन फिर भी जिन्होंने भी आवेदन किया है, जिनके भी प्लस में नंबर है, सभी को मौका इसमें मिल सकता है। आपको तो पता ही होगा कि यूपी SSC 15 गुना कहता है और जितने भी विद्यार्थी होते हैं लगभग सभी को बुला लेता है। कभी 25 गुना, कभी 30 गुना, कभी 42 गुना तक विद्यार्थियों को यूपी SSC ने विभिन्न भर्तियों में बुलाया है। तो जब लगभग 5272 के आसपास पद ही हैं इसमें, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सभी विद्यार्थियों को बुलाना है, 8 गुना विद्यार्थियों को बुलाना है तो सभी को बुलाएगा ही बुलाएगा। इसलिए आप लोग मन लगा करके तैयारी करिए लिखित परीक्षा की। और अगली जो सूचना है वो है कुंभ मेला की। कुंभ मेला में सबसे ज़्यादा जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं, देखिए अभी तो माहौल ठीक था और आज भी मैं गया था, आज ठीक था। आज थोड़ी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। जो वीआईपी कल्चर है, जो प्लाटून पुल जो बंद किए गए थे वो खोले गए हैं। पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो चर्चाएं निकल करके आ रही हैं वो निकल करके आ रही है मृतकों की संख्या वास्तव में है कितनी। सरकार ने कहा कि केवल 30 मरे हैं। ट्विटर पर, फेसबुक पर हर जगह लोग पूछ रहे हैं कि 49 मरे हैं, 61 मरे हैं या 100 मरे हैं। बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल हैं जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और नए आंकड़े दिखा रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा। और 29 तारीख के बाद से अचानक से ये जो चर्चाएं हैं वो तेजी से चल रही हैं कि बहुत सारे जो लोग लापता हैं वो आखिरकार हैं कहाँ। ना तो वो लोग अस्पताल में मिल रहे हैं, ना वो खोया पाया केंद्र में मिल रहे हैं और ना ही वो किसी थाने में मिल रहे हैं और ना ही वो कुंभ मेला क्षेत्र में है। तो आखिरकार उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया या वो कहाँ चले गए हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो ज़्यादातर जो लोग इंक्वायरी में जा रहे हैं वहाँ पर खोया पाया केंद्र में जो रजिस्टर करवा रहे हैं, जो नाम वगैरह कि हमारी बहन खो गई, हमारी पत्नी खो गई, हमारे पिता खो गए या माँ खो गई है, ये जो आंकड़े हैं ये 29 तारीख के बाद से ही ज़्यादा बढ़े। 29 तारीख के बाद के ही हैं। अभी 1-2 दिन में झूसी के सेक्टर 21 में जो भगदड़ हुई थी उसमें कम से कम 13 लोगों ने अपनी जो जान है वो गंवा दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 13 इसके बहुत सारे जो लोग हैं, जो गवाह हैं, जिनके जो लोग वहां पर उपस्थित थे, उन लोगों ने मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा प्रशासन, सारी चीजें हैं और जो डीआईजी वैभव कृष्ण जो आला अधिकारी हैं वो किसी भगदड़ से भी इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमको कुछ पता ही नहीं है, जबकि वहां के लोगों का कहना है कि हमारे गोद में, हमारे हाथों पर लोग यहाँ पर खत्म हुए हैं। तो शुरू में तो केवल संगमनोज वाले भगदड़ की चर्चा थी, झूसी की नहीं थी। प्लाटून पुल वाली घटना के बारे में भी किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन मीडिया से धीरे धीरे जानकारी मिल रही है और जो आंकड़े वो भी इकट्ठा हो रहे हैं अलग अलग राज्यों से। अब बात करते हैं जो मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े दिए थे कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अभी थोड़ी देर पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने एक ट्वीट किया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। ये मैंने नीतीश कुमार का ट्विटर हैंडल डायरेक्ट खोला है अभी और इसमें इन्होंने सारे आंकड़े दिए हैं कि बिहार से कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो जब बताया जा रहा है कि 30 लोग टोटल ये खत्म हुए हैं, तो आखिरकार अकेले बिहार से 11 लोग खत्म हुए। इन्होंने कहा कि घटना में बिहार के गोपालगंज के 4, औरंगाबाद जिले के 2, पटना के 1, मुजफ्फरपुर जिले के 1, सुपौल जिले के 1, बांका जिले के 1, पश्चिमी चंपारण के 1, कुल 11 श्रद्धालुओं का असामयिक। तो यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि ये निश्चित तौर पर ये जो आंकड़े हैं वो सरकार के वो गुमराह करने वाले हैं, गलत है, झूठ है, इनमें कोई भी सत्यता नहीं है। अच्छी बात यह है कि सरकार खुद ही आंकड़े जारी कर दे और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं
बसंत पंचमी का स्नान हो जाए उसके बाद में इनको सीधे नाप दें, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करें, वो भी उच्च अधिकारियों को के खिलाफ। छोटे मोटे थानेदार, दरोगा, चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई नहीं, सीधे बड़े आला अधिकारी वही इसके जिम्मेदार हैं। सरकार अगर आंकड़े बता देती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सरकार के लिए, क्योंकि अगर सरकार नहीं बताएगी तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है 700 लोग खत्म हुए, कोई कह रहा है कि नहीं 1500 खत्म हुए, कोई कह रहा है 1000 खत्म हुए। एक सांसद है राजीव राय, वो बता रहे हैं कि 1000 लोग खत्म हुए। हजारों में होगी, ये हजारों में होगी। मैं अपने सूत्रों से, जो हमारे अधिकारी वहाँ हैं, अरे हम लोग भी तो समाज में ही रहते हैं ना, सेंसर कर दिया गया है। वो तो भला वो चंद चैनलों का और चंद यूट्यूबर्स का जिन्होंने सच को बाहर लाने का प्रयास किया। तो सब लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार आंकड़े जारी कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो अफवाहें और ज़्यादा फैलेंगी, क्योंकि जो सरकार ने आंकड़े बताए हैं वो तो पूरी तरीके से गलत है। अगली जो सूचना है वो आज एक नोटिस जारी हुई है, रेडियो संवर्ग कर्मशाला कर्मचारी पदों की जो भर्ती हुई थी, इसकी ये नोटिस है 1 फरवरी, यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है। और इसमें कहा गया है कि रेडियो संवर्ग में कर्मचारी पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण DBPST की कार्यवाही प्रदेश के 8 जनपदों आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर में दिनांक 8 फरवरी 2025 से प्रारंभ की जा रही है। तो ये जो विद्यार्थी हैं वो अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं ये 1 तारीख से। और यदि कोई तकलीफ होती है तो इसके लिए यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और यहाँ पर एक ख़ास बात बताई गई है कि जिसने सर्वर बैठाया या गड़बड़ी से कोई पास हो गया तो उनको यहाँ पर ख़ास तौर से चेतावनी दी गई है। लिखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर चयन हो भी जाता है या उसके DV के समय किसी भी समय अभिलेख को छल साधित, गलत या कूट रचित पाए जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन यथास्थिति बोर्ड अथवा नियुक्त प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा तथा यथास्थित आपराधिक मामला संस्थित करके यथाविधि कार्रवाई की जाए। नीचे फिजिकल को लेकर के जानकारी दी गई है, कितना सीना होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं समान अनुदेश की तरफ यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि इसके नीचे आप जाएंगे और लिखा है कि ये परिणाम तो आपको उसी दिन मिल जाएगा, आप पास हैं कि फेल हैं लंबाई, चौड़ाई, सीना वगैरह में। लेकिन यहाँ पर ये जो लिखा अन्य सूचना है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा 29 जनवरी 2024 से लेकर के 30 जनवरी तक हुई थी 3 पालियों में, जिसका परिणाम 7 अगस्त को घोषित किया गया था। उपरोक्त परीक्षा के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर परिणाम का परीक्षण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर से कराया गया है। जाँच की गई है कि कितने समय के अंदर आपने सॉल्व किया है, आपने कंप्यूटर हैक से किया है या किसी सॉल्वर से करवाया है, आपकी जांच हो चुकी है। उसमें कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है, लिखा कराया गया है और IIT कानपुर से बोर्ड को विस्तृत आख्या भी मिल गई है, जिसका परीक्षण करके संदिग्ध आचरण के अभ्यर्थियों के विरुद्ध अलग से बोर्ड द्वारा उचित कार्रवाई की जा रही है। तो उनकी धरपकड़ की भी तैयारी है। तो वो लोग थोड़ा सा होशियार हो जाएं जो लोग इसमें संलिप्त रहे या जो लोग इस तरीके से लिखित परीक्षा पास किए हैं। इसके साथ में पुलिस भर्ती बोर्ड ने आज कुछ और भी नोटिस जारी की हैं। एक भर्ती है यहाँ पर कर्मचारी वर्ग कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड B और ग्रेड C, तो 312 पदों का अधियाचन यहाँ प्राप्त हुआ है इनको। और इन्होंने ये बताया है कि इसमें भर्ती की जो लिखित परीक्षा है वो किस तरीके से होगी, किस तरीके से स्नातक के नंबर जुड़ेंगे, जो प्रोन्नति से जो पद भरे जा रहे हैं उसमें किस तरीके से सेवा के नंबर जुड़ेंगे, किसका प्रमोशन होगा, विभागीय परीक्षा किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ये विस्तृत नोटिस है जिसे ये देखिए। और नीचे परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। ये 160 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 नंबर मिलेंगे और ये 1 तारीख की नोटिस है। इसी तरीके से एक और नोटिस जारी हो गई है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड C प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 58 पदों की ये भर्ती, 56 पदों की भर्ती है। रेडियो संवर्ग में एक और भर्ती थी सहायक परिचालक की, इनका भी जो एडमिट कार्ड है और जो DBPST है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो 1 तारीख को आज लगभग 6 नोटिस जारी किए पुलिस भर्ती बोर्ड ने। तो अंतिम सूचना है DLED को लेकर के। आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से आज एक चौंकाने वाली जानकारी दी गई थी। इसका आज सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। DLED प्रशिक्षुओं के लिए लगेंगे रोजगार मेले, यानी जो विद्यार्थी अब DLED करेगा सरकार उनको प्राइवेट नौकरी की व्यवस्था करेगी। तो विद्यार्थियों का ये कहना है कि सरकारी जो पद रिक्त हैं वहाँ पर भर्तियाँ कर नहीं रही है, प्राइवेट नौकरी की बात कर रही है। प्राइवेट नौकरी करनी होती तो वो DLED ही क्यों करते, पॉलिटेक्निक ITI ये कुछ और भी करते तो वहाँ तो कुछ संभावनाएं भी है निजी क्षेत्र में। इसको लेकर के सोशल मीडिया में आज विद्यार्थियों ने ये अभियान चलाया। नीतीश पांडे हैं प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ पर ट्वीट किया, BTC DLED प्रशिक्षुओं को रोजगार मेला नहीं, रिक्त पदों पर सहायक अध्यापक का पद चाहिए, जिसके लिए उन्होंने 2 वर्ष का कोर्स किया। पिछले 6 वर्षों से नई शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करें, बाइकॉट DLED रोजगार। और यहाँ पर ये
फोटो लगाई गई है। और इस तरह के ट्वीट आज बहुत सारी हुई। आप ये पूरा लिस्ट देख सकते हैं। ये देखिए, बजट इनकम टैक्स पर कोई बात नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों का टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगारों को नौकरी चाहिए और बजट में नौकरी की कोई बात की नहीं गई है, सरकारी नौकरियों की। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा वीडियो तो देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें।